नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आपको बताते चले कि प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है और यह सेल प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्या का समाधान करेगा। वहीं आपको बताते चले कि सीएम ने पिछले दिनों ब्रिटेन और मिर्बिंघम दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में अलग से सेल गठन करने का ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन में प्रवासी उत्तराखंडियों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के दौरान मुद्दे साझा किए थे। सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने बताया कि इस सेल में अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस अभिनव कुमार और सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ साथ सचिव औद्योगिक विकास विनय शंकर पांडे और उद्योग विभाग के पूर्व निदेशक सुधीर नोटियाल सदस्य, जबकि सचिव सूचना प्रौद्योगिकी शैलेश बगुली समन्वयक की जिम्मेदारी संभालेंगे। निवासी हैं, वो लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड के बाहर देश विदेश में रहते हैं। उनके लिए उनकी जो सहूलियत देने के लिए, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, उनको अगर कोई जरूरत पड़ती है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उत्तराखंड प्रवासी सेल का गठन किया है और उसमें कई सीनियर अधिकारी को भी रखा है ताकि जरूरत पर वो सेल इनकी सहायता कर सके, कोई जरूरत पड़ती है। दूसरा, इनका उपयोग राज्य के हित में कैसे किया जा सकता है उसके लिए भी सेल काम करेगी। और माँ गंगा की यमुनोत्री धाम का दर्शन करने का अवसर मिला और इतना दिव्य अनुभव। चलते 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 पूरा सुबह सुबह निकल गए और चलते चलते पहुंच गए और दर्शन इतना सुंदर था। वहाँ माँ यमुना जी जैसे ही निकलते हैं उनकी दर्शन की, उनकी पूजा की, वहाँ कुंड में स्नान किया। सब लोगों ने बहुत ही आनंद महसूस किया। तो मानिए दिव्यांगों को आज का ये जो कैंप है, स्वामी जी की प्रेरणा से आयकर विभाग के अधिकारियों ने अपनी सैलरी से ये सामान परचेज करके, भारत सरकार का उपक्रम है लिम्को लिमिटेड, वहाँ के अधिकारी भी आए हैं। स्वामी जी की प्रेरणा से ये संपन्न हो रहा है और आगे हम लोग अपना है कि पूरे उत्तराखंड में हम लोग इसको करेंगे, इसी स्वामी जी को सब हम पूरा कर सकें। आज मैं धन्य हो गई हूँ। जो मेरी इच्छा थी कि स्वामी जी विद्यालय में आए, बच्चों को देखें, बच्चों के लिए कुछ करें, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। क्योंकि मेरे को आर्थिक जो समस्या थी उससे मुझे लगता है कि स्वामी जी अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन बच्चों का भविष्य अब स्वामी जी के हाथों में है और बहुत अच्छा धन्य है। आज का दिन मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि स्वामी जी के चरण मेरे इस विद्यालय में पड़ गए। मैं धन्य हो गई हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में कहर बरपा रहा डेंगू और जिले में लगभग आपको बताते चले कि 7 नए मरीज सामने आ गए हैं। सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है और जिले में अब तक मिल चुके मरीजों की संख्या अब बढ़कर 1074 हो चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि 1032 मरीज जो है वो रिकवर कर चुके हैं और जिले में 13 लोगों की डेंगू के कारण मौत भी हो चुकी है। तो आपको बताते चले कि लगातार देहरादून में डेंगू का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है और जो कि लोगों को अपनी चपेट में अभी भी ले रहा है। आपको बताते चले कि अब मरीजों की जो संख्या है वो और भी बढ़ गई है और जिसमें आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि मौत का आंकड़ा अभी तक 13 है, तो वहीं रिकवरी करने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 1032 मरीजों का है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून में लगातार डेंगू का प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और जो कि लगातार मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार डेंगू के मामले इलाके में सामने आ रहे हैं, तो वहीं अस्पताल में भी पूरे तरीके से प्रबंध किए गए हैं और जहां आपको बताते चले कि जैसे ही डेंगू के मामले के मरीज जो है वो क्षेत्र में
मिलते हैं उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और साथ ही साथ उनका उपचार विधि जिस भी तरीके की होती है उसको शुरू किया जाता है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 15 अक्टूबर से बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि 17 अक्टूबर तक जारी किया गया येलो अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मौसम विज्ञान की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई है, जिसमें कि पूरे इलाके में 15 तारीख के लिए 15 यानी कि कल के लिए 15 अक्टूबर के लिए ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि 17 अक्टूबर को भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है और जिसको लेकर मौसम विज्ञान की ओर से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। तो जिस तरीके से लगातार क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, तो इसको देखते आपको बताते चले कि क्षेत्रों में सर्दी का भी आगमन कहीं न कहीं हो गया है और जहां पर आपको बताते चले कि अब मौसम विज्ञान की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिसमें कल ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है और 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा यह अलर्ट। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केदारनाथ यात्रा में टिकट दिलाने के नाम पर इन लोगों की ओर से ठगी की गई थी और उसके बाद आपको बताते चले कि टिकट पर नाम नहीं मिलने पर यह खुलासा किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में भी पेश कर दिया है और वहीं कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा है। तो जिस तरीके से क्षेत्र में चारधाम यात्रा चल रही है, तो उसमें आपको बताते चले कि फर्जीवाड़ा भी अपने चरम पर है, जिसमें कि आपको बता दें कि आरोपियों की ओर से 3 जो लोग हैं उनको ठगी की गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा की टिकट दिलाने पर यह पूरा फर्जीवाड़ा था और जिसमें पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा उनको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया और जहां से कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आपको बताते चले कि वित्तीय गड़बड़ी और टैक्स चोरी मामले में यह एक्शन लिया गया है और वहीं टीम ने जो कई दस्तावेज इस दौरान जब्त किए हैं। आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि एसएस कंस्ट्रक्शन स्टोन फील्ड कंस्ट्रक्शन कार्रवाई हुई है। वहीं आपको बताएं कि भारत कंस्ट्रक्शन पर भी शिकंजा कसा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 3 बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। वित्तीय गड़बड़ी और टैक्स चोरी के मामले में यह एक्शन लिया गया है। टीम ने कई दस्तावेज भी इससे संबंधित जब्त किए हैं। आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई और जिसके बाद अवैध तरीके से काम करने वाले बिल्डरों में हड़कंप मच गया है, जिसमें एसएस कंस्ट्रक्शन, स्टोनफील्ड कंस्ट्रक्शन और भारत कंस्ट्रक्शन पर शिकंजा कसा गया है। तो आपको बता दें कि 3 बड़े बिल्डरों पर शिकंजा कसा गया है, जिसमें टैक्स चोरी का जो है संबंधित आरोप लगाए गए हैं और जिसके बाद आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार पहुंचे और जहां उन्होंने पितृपक्ष की अमावस्या के दिन नारायणी शिला मंदिर में पहुंचकर अपने पितरों के निर्मित पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस दौरान कहा कि मैं हर साल अमावस्या के दिन नारायणी शिला पर आने की कोशिश करता हूं और इस बार भी अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना की गई है। और वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि पूजा करने के बाद मेरे मन को बेहद ही पवित्र महसूस हुआ है।
तो आपको बताते चले कि हरिद्वार में सीएम हेमंत बिस्वा पहुंचे हैं, जहां आपको बताते चले कि उनके द्वारा अपने पितरों को याद करते हुए पूजा अर्चना की गई और जहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम हेमंत बिस्वा और जहां उनके द्वारा नारायण जी शिला मंदिर में पूजा अर्चना की गई और अपने पितरों को याद किया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस पूजा अर्चना के बाद उनके द्वारा एक बयान भी दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा हर साल सोचता हूं कि हर साल मैं अपने पितरों को याद कर उनके लिए पूजा अर्चना करने के लिए इस मंदिर में पहुंचूं, लेकिन यह इस साल संभव हो पाया है और इस पूजा को करने के बाद मेरी आत्म शांति को बेहद ही पवित्र महसूस हो रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भूदसाव की चपेट में आ रहे हैं और जिसमें मसूरी, नैनीताल और जोशीमठ शामिल है और हाल ही में जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा पूरे तरीके से धंस गया है, तो इस पर देश भर के वैज्ञानिक शोध भी कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि चिपको आंदोलन के जनक पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने इस पर कड़ी चिंता जताते हुए कहा कि साल 1976 में जोशीमठ को लेकर एक अध्ययन कर तत्कालीन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया गया था। उन्होंने कहा कि आज भी वर्तमान में सरकार को पानी की निकासी के लिए विशेष नीति बनाने की आवश्यकता है और जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा पूरे तरीके से भूदसाव की चपेट में आ गया है। असल में जोशीमठ के बारे में तो 1976 में हम लोगों ने उसका पूरा अध्ययन किया था और उसमें मैंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने तत्काल कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। हमने सीधे सीधे यह कहा था भाई यहाँ पर 15 इंच पानी अतिरिक्त आ गया। इसके अलावा यह भी महसूस किया कि जो ऊपर से अतिरिक्त पानी आया उसका ठीक ढंग से निकास नहीं हुआ। अब वर्तमान में भी यह होना चाहिए। देहरादून में मैक्स अस्पताल में इस माह को स्तन कैंसर जागरूक अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने की अपील की गई और वहीं आपको बताते चले कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑन्कोलॉजिक विभाग के सलाहकार डॉक्टर रेणु शर्मा ने के अनुसार स्तन कैंसर के प्रसार और समय पर स्तन कैंसर की पहचान के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया है। डॉक्टर रेणु की माने तो हर 8 महिलाओं में से एक को स्तन कैंसर का खतरा होता है। वहीं भारत में जीवन शैली, पर्यावरण और बढ़ते जीवन काल के परिवर्तन के कारण कैंसर का बोझ बढ़ रहा है। स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर है और इसे नियमित जांच से समय पर पहचाना भी जा सकता है। देखिए क्या है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है, लोगों की उम्र भी औसतन बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक कारण है कि हमें ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस दिख रहे हैं। दूसरा, जागरूकता का बढ़ना भी एक कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बहुत अलार्मिंग मैं इस डेटा को नहीं मानूंगी। ये डेटा जरूर बढ़ता जरूर जा रहा है, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से बढ़ रहा है। अब ज्यादातर महिलाएं अपनी गांठ के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं, चेकअप कराती हैं, तो पता चल जाता है। पुराने जमाने में पता ही नहीं चल पाता था, गांठें रह जाती थी, पेशेंट जाते नहीं थे डॉक्टर के पास में, इस वजह से ये आंकड़े अच्छे नहीं थे। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स का भी एक रोल है कि अब हम लोग अपने जो डेटा है कि कितने लोगों में मिल रहा है, उसकी स्टैटिस्टिकल जो सरकार है वो जांच करती है, उसका डेटा निकलवाती है, जो पहले उतने अच्छे से नहीं होता था। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं, एक अलग पैटर्न देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले के जमाने में 20-30s में जो है 20 से 40 के दशक के बीच वाली जो फीमेल्स हैं उसमें इतने केसेस नहीं होते थे, बट आजकल वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए मुख्य कारण जो है हो सकते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। एक तो जो हम जीवन शैली जी रहे हैं जिसमें शुद्ध चीजें नहीं है, खाने से लेकर हवा से लेकर सब कुछ। उसके अलावा जो एक कारण है कि लेडी जो है बच्चे पैदा नहीं करना, ठीक है, ये एक मुख्य कारण होता है, या 35 साल की उम्र के बाद पहला बच्चा होना, ये एक कारण होता है।
देहरादून में जमीन के कागजातों के रिकॉर्ड रूम में की गई छेड़खानी का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताते चले कि जिसकी कड़ाई उत्तर प्रदेश से सहारनपुर जिले से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और अब तक इस प्रकरण में लगभग 10 मुकदमे दर्ज भी किए जा चुके हैं और जिसमें राजधानी देहरादून में 50 बीघा जमीन और रायवाला में एक ट्रस्ट की जमीन से जुड़े मामले में विवेचना की जा रही है। आपको बताते चले कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था उस समय उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार का हिस्सा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में हुआ करता था और जहां रिकॉर्ड रूम में राज्य गठन के बाद जब दस्तावेज उत्तराखंड में आए तो उसे समय कई संपत्तियां ऐसी थी जिनका कोई भी वारिस नहीं था और ऐसा ही संपत्तियों पर कई माफियाओं की नजर थी और जिसको लेकर माफियाओं के अलग अलग गिरोहों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीनों को अपने नाम कर लिया और उन्हें करोड़ों रुपए में बेच दिया गया। इससे जुड़े मामलों में करीब 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 18 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े में दस्तावेजों को किस हद तक छेड़छाड़ की गई है। देखिए, चूंकि ये जमीन संबंधी मामला है और इसमें जैसे जैसे इसकी कहीं भी किसी स्तर पर शिकायत प्राप्त हो रही, शिकायत के बाद उसको उनके दस्तावेजों को रजिस्ट्रार ऑफिस में एआईजी द्वारा इसमें चेक किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन द्वारा चेक करने के बाद अगर वो फर्जी पाया जा रहा है तो उसमें मुकदमे दर्ज है। जैसा आपने देख लिया कि करीब 9 से 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 1-2 विभिन्न थानों में पूर्व में दर्ज थे। अभी भी जांच के दौरान इसमें ये जो मामला है देवराज तिवारी से संबंधित, ये जो गैंग की लाइन है, इसमें भी अभी एक प्रकरण रायवाला से संबंधित प्राप्त हुआ तो उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। हो सकता है उसमें भी साक्ष्यों के आधार पर उसमें भी लगता है प्रथम दृष्टया कि कागज चेंज किए गए, ट्रस्ट का मामला था, तो उसमें भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि इसमें अलग अलग गैंग इसमें काम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा 3 तरह के गैंग इसमें अभी लाइन मिल चुकी है, तो इसमें हो सकता है कि अन्य जब कोई चीज आ गई सामने तो उसमें अन्य कोई गैंग भी मिल सकता है, अन्य सदस्य भी इसमें आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हमारी जो पुरानी होती जा रही है उनमें हम चार्जशीट करते जाएंगे, लेकिन अभी ये जिस तरह से फर्जीवाड़ा धीरे धीरे करके सामने आ रहा है तो मुझे लगता है इसमें काफी टाइम लगेगा और बहुत सारे शिकायतकर्ता भी आ रहे हैं जिनको शक है, तो शक के आधार पर भी हमारी जांच उसमें विभिन्न जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं उस पर जांच की जा रही है। फर्जी आईपीएस अधिकारी बाद पुलिस पर आरोप गालिब करने वाला युवक को भारी पड़ गया। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल कुल्हाल चौकी प्रभारी को युवक ने आईपीएस अधिकारी के बाद फोन किया और जिसमें उसने हिमाचल से देहरादून उप खनिज सामग्री पहुंचाए जाने की डिमांड की थी। वहीं आपको बताते चले कि जहां पुलिस जांच में युवक का कोतवाली फर्जीवाड़ा खुल गया है। फिलहाल पुलिस ने युवक को देहरादून से गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। अब खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जिसमें मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पौड़ी परिसर में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का दबदबा रहा और इस बार भी पूरा विश्वास है कि एनएसयूआई का ही दबदबा रहेगा। साथ ही छात्रों और परिसर के विकास को लेकर जो वादे किए गए थे उनको भी पूरा किया जाएगा। वहीं छात्र संघ चुनाव में संगठन के विरोध में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो भी पूर्व के पदाधिकारी संगठन के विरोध में कार्य कर रहे हैं उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई बेहद ही जरूरी है। देखिए, इस समय जो शासन चुनाव हो रहे हैं उसके लिए एनएसयूआई पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि हम इस बार भी जो हमारा जीत का सिलसिला है उसे भी अपना आगे कंटिन्यू रखेंगे। जो आप बात हमारे पूर्व कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं, अगर वो संगठन के इतने ही संगठन के कार्यकर्ता और संगठन के लोग होते तो वो संगठन के हर एक फैसले के साथ संगठन के साथ खड़े होते। जो संगठन के साथ आज फैसले में नहीं खड़ा है वो भविष्य में भी इस पूरे संगठन में कहीं आपको नजर नहीं आएगा। इसके आपको इस आपके मीडिया के माध्यम से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जो आज संगठन के साथ नहीं, भविष्य में भी संगठन के साथ नहीं खड़ा रहेगा। चाहे वो हमारी एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे उसे हमें अपने शीर्ष नेतृत्व पीसीसी में भी हमें अपनी उसको मांग को रखना पड़े, हम उस पीसीसी में भी उस मांग को रखेंगे कि इन जो संगठन के विरुद्ध आज काम कर रहे हैं वो भविष्य में भी संगठन के साथ नहीं रहेंगे।
इजराइल पर हुए आतंकी हमले के विरोध में ऋषिकेश में हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास इकट्ठा हुए और वहीं कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आतंकवाद का पुतला फूंकने के बाद मौके पर हिंदू जागरण मंच के प्रदेश सह संयोजक सतवीर तोमर ने कहा कि इजराइल पर हुआ आतंकी हमला बेहद ही निंदनीय है और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना भी बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला कर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमले में मारे गए नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए हिंदू जागरण मंच प्रार्थना करता है कि भारत का हर नागरिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। विश्व संगठन को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। पुतला दहन हुआ है, ये आतंकवाद का पुतला है और ये हमास का जो आतंकवाद है, जिसने फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल में घुस करके महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ जो अत्याचार किया है, जो उनकी निर्मम हत्या की है गला काट करके, ये उसके विरोध में था और हमने स्पष्ट कहा है हमारे प्रधान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।